हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट को, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुरुआत हम लोग करते हैं। तो ये जो है ग्रामर का है और इसमें स्पॉटिंग एरर, यानी स्पॉट, यू हैव टू स्पॉट द एरर। किसी एक पार्ट में गलती है और उसी को आपको पहचानना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि neither my wife nor my brother-in-law were able to help me in my work and उसके बाद है अपना नो एरर। तो देखिए यहाँ पर अपना तीन केस हम बनता है, ठीक है, जो कि हम लोगों को याद रखना चाहिए। एक होता है आपका, यानी आइदर और का केस बनता है, उसके बाद फिर नीदर नॉर का केस बनता है और फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का केस बनता है। अगर ये तीनों चीज़ें सब्जेक्ट के पार्ट में आती हैं तो हम लोगों को वर्ब नज़दीक आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो अपना यहाँ पर जो वर्ब का यूज हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर अपना जो वर्ब का यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट, उसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा वो अपने नज़दीक आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और सब्जेक्ट देखें, नज़दीक अगर आए हुए सब्जेक्ट देखेंगे तो हम यहाँ लिखा हुआ है माई ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमको वर्ब को भी सिंगुलर बनाना चाहिए था और यहाँ पर वॉज को हमें लिखना होगा। और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ़ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, ठीक है, यानी इफ़ क्लॉज से शुरुआत होती है, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो अगर मेरे पिताजी अनुमति देते हैं तो मैं मुंबई जाऊंगा, ये सेंस देता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो माई फादर लिखा हुआ है, यानी ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए जो वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो अप्रूव लिखा हुआ है, तो सही क्या हो जाएगा, अप्रूव्स हो जाएगा। यहाँ पर अप्रूव्स लिखना चाहिए, यानी पार्ट 2 में गलती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अप्रूव्स लिखते हैं, अप्रूव्स लिखा रहता तो फिर ये सही हो जाता, ठीक है। दरअसल बात यह है कि किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हमको एस और ईएस जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और वैसे अपने इंडिपेंडेंट सिचुएशन में, स्टेट में कोई भी वर्ब हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होती है। सिंगुलर बनाने के लिए हम लोगों को उसमें एस और एस जोड़ना पड़ता है। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर यह है कि लिखा हुआ है कि यू एंड आई हैज़ नोन फॉर माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड टू ओवर फॉर अ मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यू एंड आई हैज़ नोन फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में गलती नज़र आ रही है। एक अपना जो पार्ट्स है वही यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़। यू एंड आई जब रहेगा तो यहाँ पर हमको फिर हैव का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और फॉर्म माई यंगर ब्रदर लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर माई यंगर ब्रदर, ठीक है। तो जब यंगर ब्रदर हो जाएगा यानी एक ही है, तो इस वजह से यहाँ पर भी हमको सिंगुलर का यूज करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो फिर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। तो अरेबियन नाइट्स विलियम शेक्सपियर का एक नावल है। तो दरअसल इसमें समझना ये है कि कुछ ऐसे भी जो नेम होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी जो नेम होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में लिख दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्लूरल होते नहीं हैं। तो अरेबियन नाइट्स जो है, सच बात तो ये है कि ये एक सिंगल बुक का नाम है। तो इस वजह से ये जो सब्जेक्ट बनेगा वो अपना बनेगा सिंगुलर, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो फिर हम लोगों को हैव नहीं हैज़ का यूज करना चाहिए, हैज़ का यूज करना चाहिए। अगर हम लोग हैज़ यहाँ पर लिखते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो लिखा हुआ है इफ़ आई वॉज इन हर शूज़ आई वुड हैव डाइड विथ सेम नो एरर। तो यहाँ पर कह रहा है कि
यानी कि अगर मैं तुम्हारे प्लेस पर यदि मैं उसके प्लेस पर होता तो मैं शर्म से मर जाता, इसका ये सेंस निकल रहा है। ठीक है, देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में जब कोई भी यानी कि इम्पॉसिबल सिचुएशन को जब हम लोग व्यक्त करते हैं, इम्पॉसिबल सिचुएशन को जब हम लोग बताते हैं, ठीक है, तो इस केस में हम लोगों को सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हमको हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक ही यूज करना चाहिए, और वो होता है वर। ठीक है, काल्पनिक सिचुएशन के लिए हम लोगों को हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था इफ़ आई वर इन हर शूज़ आई वुड हैव डाइड विथ सेम। तो अपना फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एरर है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें यहाँ पर तो 6 में माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक। माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी मतलब मेरा फ्रेंड मुझे नहीं देखा था फॉर मैनी ईयर्स कई महीनों से, व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक जब मैंने उससे लास्ट वीक में मिला। ठीक है, तो व्हेन से शुरुआत होने वाले जो क्लॉज होते हैं वो तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें दो पास्ट एक्शन है। एक तो यहाँ पर व्हेन आई मेट भी है और व्हेन आई डिड नॉट सी है। तो अगर किसी एक ही सेंटेंस में दो पास्ट टेंस होते हैं तो जो पास्ट एक्शन होता है, यानी जो सबसे पहले हुआ था, पास्ट में भी जो सबसे पहले हुआ था, उसको हम लोग हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं, यानी कि उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी फॉर मैनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट वीक। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट पार्ट में है उसी में एरर है। ठीक है, इसको हम लोगों को सही करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हैड नॉट और फिर सीन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि वाई यू डोंट टोल्ड हिम एंड क्लैरिफाई ऑल पेंडिंग मैटर्स। ठीक है, तो वाई यू डू नॉट टेल होना चाहिए फिर, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर डू नॉट का यूज करते हैं तो फिर हम लोगों को वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर टेल का यूज सही होगा। अब अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ही वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड व्हेन आई रिपोर्टेड द मैटर टू हिम एंड हैज़ फायर्ड मी। तो ये सभी अगर आप देखें यहाँ पर तो वॉज लिखा हुआ है। यहाँ पर जो वॉज लिखा हुआ है इससे पता चलता है कि ये जो है पास्ट में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस बना हुआ है वाज प्लस V3 के साथ में। व्हेन आई रिपोर्टेड, ही वॉज एक्सट्रीमली अनॉयड व्हेन आई रिपोर्टेड द मैटर टू हिम एंड हैज़ फायर्ड मी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हैज़ फायर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हैज़ फायर्ड नहीं, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को लिखना चाहिए था क्या, हैड फायर्ड लिखना चाहिए था, हैड फायर्ड लिखना चाहिए था, हैड फायर्ड मी होना चाहिए। और इस प्रकार से अपना नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 होता वो यहाँ पर सही होता। He obtained good marks not only in English essay but also in arithmetic which was full of complicated calculations। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है कि he obtained good marks not only in English but also in arithmetic which was full of complicated calculations। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में भी जो वर्ब होती है, जो यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अपने नज़दीक आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो नज़दीक आया हुआ जो सब्जेक्ट है वो तो अर्थमेटिक है, जो कि आपका यहाँ पर सिंगुलर है, और इस वजह से यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है अपना यहाँ पर कि एज सुन एज द प्रिंसिपल इंटर्ड द स्कूल all the student approached him and reported the matter no error। ठीक है, and reported the matter no error। as soon as the principal entered the school all the student approached him and report the matter, नहीं reported the matter होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर report the matter नहीं reported the matter होना चाहिए। ठीक है, ed लगाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर reported लिखते हैं तो ये सेंटेंस क्या होता है, सही होता है। ठीक है,
हमको रिपोर्टेड लिखना चाहिए। अब आगे, ही विल नेवर पास डैश हार्ड इन मैनी हार्ड ही मे ट्राई। तो कह रहा है कि यहाँ पर भी कि ही विल नेवर पास, वो कभी पास नहीं हो सकता, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट को शो करने के लिए कंट्रास्ट की बात कर रहा है, वो पास नहीं होगा चाहे वो कितना हो भी मेहनत कर ले, ठीक है। तो कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम लोगों को हाउ एवर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हाउ एवर कंजंक्शन का यूज हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो अपना ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देयर वॉज अ टाइम, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन नेशनल मैरिज रेट वॉज टू हाई लिखा हुआ है, ठीक है। टू हाई लिखा हुआ है, डैश करके टू हाई यूज किया हुआ है। ये जो टू का मतलब होता है, ये जो टू होता है TOO, ये हमेशा निगेटिव सेंस देता है, ठीक है। ये हमेशा जो है निगेटिव सेंस देता है, या फिर ये हमेशा निगेटिव मीनिंग रखता है। तो जब निगेटिव मीनिंग रखता है उस केस में हम लोगों को फेयरली का यूज़ नहीं करना चाहिए, उस वक्त हम लोगों को रेदर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर आप देखें 3rd लिखा हुआ है, रेदर लिखा हुआ है, रेदर, ठीक है। तो इसको हम लोग फिल करके क्वेश्चन को सही कर लेंगे, ठीक है। अब अपना है यहाँ पर सी थ्रू अ हैवी वुलन, ठीक है। सी थ्रू अ हैवी वुलन लिखा हुआ है, क्लॉक डैश हर शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो उसने फेंका, यानी कि अपॉन तो होगा नहीं, ठीक है। यानी जब कोई चीज़ फेंकते समय क्रॉस करके जाती है उस केस में हम लोगों को ओवर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। OVE और R फिल करेंगे, ओवर, ठीक है। सी थ्रू हैवी वुलन क्लॉक ओवर हर शोल्डर। उसके बाद है 14 में कि सी वॉज अ लॉस डैश वर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का हम लोग यूज़ करेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके जगह पर लॉस के लिए हम लोगों को एक प्रीपोजिशन होता है एट, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये तो केवल ऑप्शन नंबर अपना 4 में ही दिया हुआ है। तो सी वॉज एट लॉस, आगे फिर उसके बाद फॉर वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर फिर अपना फॉर फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और अपना ऑप्शन नंबर जो 4 है वही अपना करेक्ट होगा। 15 की बात करते हैं। व्हेन गोपाल ओपनड द केज द पैरट केम आउट एंड पर्च्ड इन हिज शोल्डर लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट, इन हिज शोल्डर लिखा हुआ है, शोल्डर में बैठता है, नहीं शोल्डर पर बैठता है, ठीक है। तो इस वजह से अपना जो 3rd पार्ट है उसमें रॉन्ग होना हो जाएगा, ठीक है। सही करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो इन लिखा हुआ है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कौन से प्रीपोजिशन से, तो ऑन प्रीपोजिशन से, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन से हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 16 क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच अ शॉर्ट नोटिस लिखा हुआ है, सच अ शॉर्ट नोटिस लिखा हुआ है, सच अ शॉर्ट नोटिस नहीं होता है, ठीक है, सच अ शॉर्ट टाइम होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को टाइम अगर लिखा रहता तो ये सेंटेंस क्या होता, सही होता है। यानी गलती जो है उस पार्ट में है जहाँ पर शॉर्ट नोटिस का जिक्र है, और शॉर्ट नोटिस का जिक्र तो अपना यहाँ पर 3rd में है, इन सच अ शॉर्ट नोटिस, यानी 3rd क्वेश्चन में एरर है। 17 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 17 की, तो कह रहा है 30% ऑफ बॉयज़ हैज़ फेल्ड इन इंग्लिश इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। देखिए, जब कभी भी 30%, 20% या 2/3 आ जाए, इस प्रकार के जब कभी भी सेंटेंस के यानी स्टार्टिंग में जो शब्द आते हैं, तो हमें क्या उसके बाद देखना चाहिए, ठीक है। यानी उसके बाद क्या देखना चाहिए कि 30% के बाद यहाँ पर कौन सा नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझको काउंटेबल नाउन दिख रहा है, ठीक है, काउंटेबल नाउन दिख रहा है। काउंटेबल नाउन का मतलब ऐसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और जब काउंटेबल नाउन दिखता है तो उस केस में जो यानी हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। और इस वजह से यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो हैज़ लगा हुआ है जो कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो हैज़ को हटा करके इसको सही करने के लिए यहाँ पर हैव का यूज करना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर है, यानी एरर नहीं, यानी हमें फील करना था कि यहाँ पर क्या किस पार्ट में अगर एरर है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो अपना है यहाँ पर हैव
फेल्ड होना चाहिए। अगर इसको सही करना चाहते हैं हम लोग तो हैव फेल्ड का इस्तेमाल करके हम इसको सही कर सकते हैं। और अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि एक्ट्रेस डॉटर इन जस्ट अ चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक लिखा हुआ है। ठीक है, चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक लिखा हुआ है। तो चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक का क्या मतलब होता है? चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक ये एक ईडियम है। टेल द मीनिंग ऑफ ईडियम। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन अपने माता पिता के जैसे हूबहू दिखता है उसी को चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, वो फिजिकली भी हो सकता है और वो जो है मेंटली भी हो सकता है। ठीक है, विचारधारा के वजह से भी हो सकता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं अ चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक। तो चलिए अब ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि टू गेट इन टू द एनिमी टेरिटरी बिल्कुल नहीं होगा। सिमिलर टू वंस पेरेंट इन बिहेवियर यही होगा। टू कंसोल द ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है हैब्सन चॉइस। हैब्सन चॉइस का मतलब होता है कोई फिक्स चॉइस का ना होना। ये भी अपना एक ईडियम है ना, इसको भी हम लोग ईडियम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हैब्सन चॉइस। तो हैब्सन चॉइस याद रखिए, हैब्सन चॉइस होता है कोई फिक्स चॉइस का ना होना। तो यानी अब यहाँ पर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्सेप्ट और लीव दी ऑफ़र, ठीक है, ये होना। ठीक है, एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट या लीव दी ऑफ़र, ये इसका सही होगा। फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्सीलेंट चॉइस भी नहीं होगा। ठीक है, तो हैब्सन चॉइस का मतलब होता है कि फिक्स चॉइस ना होना। यदि मान लो कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चूज़ करें क्या नहीं चूज़ करें, ठीक है, दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं, तो उस केस में जब परप्लेक्स या फिर जो कन्फ्यूजन की स्थिति जब क्रिएट होती है तो उस केस में हम लोगों को हैब्सन चॉइस इडियम्स का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, अपना है अगला यहाँ पर 20 है कि ब्रेक इन लिखा हुआ है। ब्रेक इन का मतलब होता है कि गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। तो ब्रेक इन, ठीक है, फोर्सफुली जब हम लोग सेंध लगाना होता है, फोर्सफुली जब हम लोग कहीं इंटर करते हैं तो टू ब्रेक समथिंग इनटू द पीसेस ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू गिव इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं होगा। टू कम टुगेदर ये भी नहीं होगा। टू फोर्सिबली इंटर समवेयर, ठीक है, तो वही सेंध लगा करके कहीं इंटर जब करते हैं तो वहाँ पर ब्रेक इन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। इंटरनेशनल कंपनीज आर ऑल टू ऑफन डैश लोकल नीड्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल कंपनीज और ऑल टू ऑफन या लोकल नीड्स, यानी इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वो लोकल नीड्स को नज़रअंदाज कर रही हैं। ठीक है, तो नज़रअंदाज करने का इस क्या होता है? ब्लाइंड टू, यहाँ ब्लाइंड ऑफ नहीं ब्लाइंड टू होना चाहिए। ठीक है, ब्लाइंड टू होता है। तो ब्लाइंड टू यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो अपना करेक्ट बनेगा। फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंस प्लीज ऑर्डर, यानी आपका यही सेंटेंस है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो अपना लिखा हुआ है यहाँ पर प्लीज़ ऑर्डर से लेकर के यहाँ तक, प्लीज़ ऑर्डर सम पेपर, प्लीज़ ऑर्डर सम पेपर एंड पेंसिल्स इनवेलप्स एंड इरेजर्स। तो इसको जब हम लोग पंक्चुएट करके करेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, यानी कहाँ पर हम कॉमा का एग्जैक्ट सही यूज़ होगा और कहाँ पर फुल स्टॉप का सही यूज़ होगा। ठीक है, तो प्लीज़ के बाद तो हम कभी यहाँ पर सेमी कॉलम का तो यूज़ करते नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। प्लीज़ ऑर्डर, यहाँ पर ये कॉमा का यूज़ नहीं होगा, प्लीज़ के बाद कॉमा का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस में ही फ्रेम होता है। तो हम लोग यहाँ पर प्लीज़ ऑर्डर लिख दिए, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से पेपर के बाद कई आइटम्स जब रहते हैं तो वहाँ पर कॉमा दे करके हम लोग यूज़ करना होता है। तो इस वजह से हम पेपर हो गया, यहाँ पेंसिल हो गया, पेंसिल के बाद में भी एक कॉमा हो गया, इनवेलप्स और एंड लग गया। ठीक है, तो एंड लग गया तो फिर कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद इरेज़र। ठीक है, तो इस वजह से अपना 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 ही होगा जो हम सही तरह से पंक्चुएट करके लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए। आगे लिखा हुआ है यूजुअली। यूजुअली एक आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो साफ साफ पहले ही यूजुअली हो गया, फॉर्चुनेटली हो गया। जब ये पूरे होल सेंटेंस को जब ये क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर कॉमा का यूज करना होता है। ठीक है, कॉमा का यूज करना होता है और कॉमा तो ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया हुआ है। तो इस वजह से अपना 3 नंबर सही हो जाएगा। कह रहा है कि डू यू थिंक ही डैश पास द ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है,
ही विल का सेंस दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है यानी मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज होने लगा है, ठीक है। यानी कि जब हम डब्ल्यू लिख करके इसके ऊपर हम लोग इस तरह से लिख देंगे तो एफिस्टॉफी जब हम लोग दे देंगे तो ये ही विल का सेंस देने लगेगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर करेक्ट है। कह रहा है कि समबडी स्टोल माई फेवरेट शूज़ चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पर तो समबडी स्टोल माई फेवरेट शूज़ होता है, तो यहाँ पर हम जब हम इसको करेक्ट यानी पैसिव वॉइस में हम चेंज करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि माय फेवरेट शूज़, ठीक है। जो शूज़ होता है डियर स्टूडेंट वो जो होता है यानी कि वो आपका प्लूरल होता है, ठीक है। प्लूरल होता है, तो जब प्लूरल होगा तो उसके लिए हम लोगों को वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो जब वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जब हम लोग करेंगे तो इसमें ही वर इसका यूज हुआ है। देखिए माय फेवरेट शूज़ वर स्टोलन लिखा हुआ है, वर स्टोलन लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यानी कुछ ऐसे जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम यूज पेयर में करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को सिंगुलर बनाने के लिए यानी कि पेयर ऑफ शूज बोलना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल ही रहेगा। अब आगे द पीपल से यहाँ पर लिखा हुआ है द पीपल से दैट सी इज़ अ काइंड लेडी, तो द पीपल से लिखा हुआ है, ठीक है। द पीपल से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर द सी इज़ अ काइंड, अगर से के जगह पर यहाँ पर अगर हम इसको हटा करके डायरेक्टली अगर यहाँ पर हम लिखते हैं पीपल सेड दैट, ठीक है। तो फिर यानी ओरिजिनल फॉर्म में ये जो सेंटेंस है वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, इन डायरेक्ट नरेशन में ये नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर यूज हुआ है क्या, तो ये हमें पैसिव वॉइस बनाना है पीपल से, ठीक है। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा पीपल से दैट सी इज़ अ काइंड लेडी, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इट इज़ सेड बाय द पीपल दैट सी इज़ अ काइंड लेडी, ठीक है। इट इज़ सेड होता है पहले, तो इट वॉज तो होगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। इट और यहाँ पर तो पीपल का जिक्र है नहीं कहीं, तो पीपल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लेम्ड का हम लोग यूज करते नहीं हैं, यानी जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है ये क्लेम्ड का हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 बनेगा। इट इज़ सेड बाय द पीपल दैट सी इज़ अ काइंड लेडी, ठीक है। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वो एक काइंड लेडी है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सी सेड डैश सी सेड कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो सी सेड हो जाएगा, उसके बाद दैट का इस्तेमाल करेंगे और जो यहाँ पर आई है, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, दैट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर सी है। तो सी सेड दैट सी और वो यहाँ पर सी वेंट का इस्तेमाल करेंगे, सी वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ यू डैश कैविटीज़, ठीक है। देखिए ये जो है अपना कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, उसी में एक होता है जीरो कंडीशनल ऐसे कंडीशनल होते हैं कि जो हमेशा सच्चाई को बताते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताते हैं। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, यदि तुम अपने दांत को साफ़ नहीं करोगे, ब्रश नहीं करोगे तो दांतों में कैविटीज़ हो जाएंगी। तो सच बात तो ये है कि ये सच बात है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि अगर यानी कि हम ब्रश नहीं करेंगे तो दांतों में कैविटीज़ हो जाएगी। इस वजह से हमको यहाँ पर विल गेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको यानी ये जो पार्ट होगा यह भी आपको सिंपल प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा, और इस वजह से ये पार्ट भी आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
तो इस वजह से हमको यहाँ पर गेट का यूज करना होगा। विल गेट का यूज हमें नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। विल गेट का यूज कब होता है? जब ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता तब, यानी जीरो कंडीशनल नहीं होता तब, ठीक है। और ये तो बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल होंगे ही नहीं, क्योंकि आर गेटिंग कभी नहीं होता और गॉट भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 29 है कि इफ़ माई अंकल वर हियर नाउ ही डैज नोज व्हाट टू डू, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि नोज़ को कौन जो है रिप्लेस कर पाएगा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन जो है नोज़ को रिप्लेस कर पाएगा। यह भी अपना कंडीशनल सेंटेंस है, वर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ पर वर लगा रहता है, ठीक है, तो फिर आगे वाले क्लॉज में हमको वुड का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और यानी तो इस वजह से जब हम यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो अपना यानी जो ए है वो फर्स्ट है वही सही होगा। इफ़ माई अंकल वर हियर ही वुड नो व्हाट टू डू। अगर मेरे अंकल यहाँ पर होते तो वह जानते कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 30 है अपना यहाँ पर कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी स्टार्टेड अर्ली वी अराइव्ड एट नोन। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमको यानी इनको क्या करना है कि यहाँ पर कंबाइन करना है बाय यूजिंग दी पार्टिसिपल का यूज करके हम इसको कंबाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी स्टार्टेड अर्ली। देखिए यहाँ पर वी स्टार्टेड अर्ली लिखा हुआ है और अगला सेंटेंस लिखा हुआ वी अराइव्ड एट नून। तो पार्टिसिपल जानते हैं, पार्टिसिपल जो होते हैं वो मुख्य रूप से थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4, स्टार्टिंग अर्ली। स्टार्टिंग अर्ली यानी वी अराइव्ड एट नून, स्टार्टिंग अर्ली वी अराइव्ड एट नून का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। बाकी नहीं, बाकी सभी ऑप्शन इनकरेक्ट है। वी स्टार्टेड अर्ली टू अराइव एट नून, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। सच बात यह है कि यहाँ पर हम लोगों को सब्जेक्ट एक ही शो करना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पर एक ही शो करना चाहिए। और इस केस में जो ये यहाँ पर जो मौजूद सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वह इस वर्ब के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और इस वर्ब के लिए भी यूज होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। 31 का क्या है कि द विलेजर्स रिपोर्टेड टू सी द घोस्ट ऑफ हेलेन। द विलेजर्स रिपोर्टेड टू सी द घोस्ट ऑफ हेलेन। तो ये तो अपना यहाँ पर अपना एक यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, ये तो अपना एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ रही है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स मतलब कि इन्फिनिटिव आ रहा है यहाँ पर। इन्फिनिटिव जो होता है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब के केस में हम लोगों को यानी कि ये तुरंत मेन वर्ब के बाद नहीं आ सकते, ठीक है। तो इस वजह से जो एरर है वो टू सी में है, ठीक है। द विलेजेस रिपोर्टेड, टू सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है, टू हैव सीन, टू हैव सीन का यूज हमें करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद में कभी इन्फिनिटिव नहीं आता है और इन्फिनिटिव लिख भी दिया जाता है तो उसका ये फॉर्म होता है, यानी कि हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक और नए लेक्चर में। सो थैंक यू क्लास।